हाय एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिग ओ नोटेशंस के बारे में। बिग ओ नोटेशंस क्या होते हैं, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इससे हम क्या चीज एनालाइज करते हैं, इस बारे में हम अच्छी तरह से पूरा एनालाइज करेंगे, पूरा सब कुछ समझेंगे। बिग ओ नोटेशंस को बेसिकली हम यूज करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। तो इस बात को हम अच्छे से इस वीडियो के अंदर समझेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे जैसे जैसे हमारे पास में इनपुट साइज इंक्रीज होता है तो हमारी कोड की परफॉर्मेंस कैसी हो जाती है, कोड कैसा बिहेव करने लगता है, या वो स्लो चलने लग जाता है या वो फास्ट चलने लग जाता है या फिर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कितने तरह के एनालिसिस होते हैं। बेसिकली रिलेटिव एनालिसिस होता है किसी भी एल्गोरिथम के लिए और एक एब्सोल्यूट एनालिसिस होता है। इसके बारे में बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ये समझेंगे कि इनका यूजेस कहाँ है और कहां पर कौन फेल हो रहा है, कहां पर कौन पास हो रहा है। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि वो सारे स्टेप्स जो हम यूज करते हैं किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए, ये सारे स्टेप्स भी हम सीखेंगे। और उसके बाद ढेर सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं जिसके अंदर हर एग्जांपल के अंदर स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन हम चेक करेंगे कहां पर किस चीज से कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, उसको अच्छी तरह से समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसको निकालेंगे। तो ढेर सारे एग्जांपल हम करने वाले हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। तो वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। साथ में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं बिग ओ नोटेशंस क्या होते हैं। बिग ओ नोटेशन एक तरह की लैंग्वेज है या एक मैट्रिक है जो कि हम यूज कर रहे हैं किसी भी एल्गोरिथम की या कोड की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए। तो इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये आपके करियर के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। क्यों करने वाला है? अगर आपको एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी निकालना नहीं आया, आपको ये देखना ही नहीं आया कि वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, तो आप आगे उस चीज को एफिशिएंट कैसे करेंगे? तो इसलिए आपको इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी कोड जो रन हो रहा है वो रियल वर्ल्ड के अंदर कैसा परफॉर्म करेगा। अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हाई है तो विद टाइम ये जो है परफॉर्म लो करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज होगा इसका जो रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो इस चीज को समझने के लिए हमें इस नोटेशंस को समझना जरूरी है कि हम एटलीस्ट एक अपर बाउंड निकाल लें कि हमारा जो कोड है वो इससे ज्यादा डिले नहीं करेगा। ये चीज समझने के लिए हमें बिग ओ नोटेशंस को जानना बहुत जरूरी है और इसी वजह से इसकी नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस शॉर्ट डिस्कशन से आप ये तो समझ पा रहे होंगे कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते क्यों हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स इसीलिए पढ़ते हैं कि एफिशिएंट कोड लिख सकें, एक क्लीन कोड लिख सकें, एक वो कोड लिख सकें जो कि बहुत रीडेबल हो, बहुत स्केलेबल हो। और इन केस अगर हमें जरूरत पड़ रही है कि कोई कोड जो इनएफिशिएंट हो रहा है उसको अपडेट करने की, तो हम उसको भी अपग्रेड कर सकें, अपडेट कर सकें और उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें। तो चलिए इतनी डिस्कशन के बाद हम एटलीस्ट ये तो जानते हैं कि हम डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का रीजन ये है ताकि हम एक अच्छा कोड लिख सकें, एक कोड ऐसा लिख सकें जो रीडेबल हो एंड स्केलेबल हो। व्हाट डू यू मीन बाय रीडेबल एंड स्केलेबल? रीडेबल का मतलब कि आज जो हम कोड लिख रहे हैं उसके अंदर हम सारे के सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेट्स से कि हम उसके अंदर नोमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं वो अच्छा यूज कर रहे हैं, मतलब करेक्ट वे के अंदर यूज कर रहे हैं, मीनिंगफुल यूज कर रहे हैं। जो हम फंक्शंस के नाम या मेथड्स के नाम रख रहे हैं वो मीनिंगफुल हैं या नहीं है, हम जो क्लासेस के नाम रख रहे हैं वो मीनिंगफुल हैं या नहीं है। तो यानी कि हम अपना कोड को किस तरह से लिख रहे हैं, कितना अच्छे से लिख रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इन केस आप यहाँ पे काम कर रहे हैं एंड मान लो आपने आज एक कोड लिखा और आफ्टर दिस आप उसके ऊपर काम बहुत जल्दी से नहीं करेंगे। मे बी आपने उसको प्रोडक्शन पर डाल दिया है, ये ऑलरेडी वेरीफाइड करेक्ट कोड है, प्रोडक्शन पर डाल दिया है, बट लेटर ऑन आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर आपको इस पर दोबारा काम करने की जरूरत पड़ गई। तो इस टाइम पर जो है आप इस कोड को खुद ही नहीं समझ पाएंगे। अगर आपने प्रॉपर वे में करेक्ट नेमिंग नोमेनक्लेचर नहीं लिखा होगा तो आप उसको खुद ही नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक रीडेबल कोड लिखें। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग जो काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, एक बहुत बड़ी टीम्स के अंदर काम कर रहे होते हैं जहां पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं जो आपका कोड को शेयर कर रहे हैं, आपके कोड को यूज कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। इन केस उनको कोड को समझना है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, वो भी इसको प्रॉपर्ली रीड कर सके। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है टीम के अंदर काम करने के लिए एंड आपकी एप्लीकेशन को बहुत क्लीन लिखने के लिए। दूसरी बात आती है वो होती है स्केलेबल कोड। स्केलेबल कोड क्या होता है? वो कोड जिसके ऊपर इम्पैक्ट ना हो आपके इनपुट साइज का
और उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम रहे, लीस्ट रहे, जिससे वो एफिशिएंटली वर्क करे हर एक एनवायरनमेंट के अंदर। और इसके साथ में हम इसको इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि अगर कोई कोड जो इनएफिशिएंट वर्क कर रहा है हम उसको अपडेट कर सकें और उसको एफिशिएंट कर सकें। तो चलिए अब बिग ओ नोटेशन के इवोल्यूशन को समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले ये देखते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है फाइंड कैरेक्टर्स। ये एक इनपुट लेता है एरेज का, कैरेक्टर्स एरेज का, और एक मैचिंग की लेता है जिसको कि मैच करता है विद इन अ फंक्शन। अगर सेम मैच की हमारे पास मिल जाती है तो वो उसको प्रिंट कर देता है। ये फंक्शन एक फॉर लूप रन करता है जो कि कंप्लीट एरे के ऊपर, कंप्लीट एरे की लेंथ के ऊपर रन करता है एंड इस तरीके से इसका काम होता है। तो हम इसके अंदर, इस एग्जांपल के अंदर ये देखने वाले हैं कि जैसे जैसे हमारा इनपुट साइज इंक्रीज होता है हमारा फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विद सिंगल डेटा, मींस एक वो एरे के साथ में इसके अंदर सिर्फ सिंगल डेटा है। तो जब हम इसको रन करेंगे, इस फंक्शन को रन करेंगे, तो इसका आउटपुट आने में कितना टाइम लगेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज किया, performance.now। ये क्या करेगा, उस करंट टाइम को नोट कर लेता है इन मिली सेकेंड्स एंड जैसे ही हम लूप के अंदर एंटर होते हैं ये सारा वर्क करेगा। जैसे ही यहां से बाहर निकलेगा, हमने सेकंड टाइम नोट कर लिया, दिस इज t1, सेम तरीके से उसका डिफरेंस निकाला और हमने मिली सेकेंड्स के अंदर इसके एग्जीक्यूशन टाइम निकाला कि इस लूप को चलने में कितना टाइम लगा। तो चलिए अभी अब चेक करते हैं कि विद सिंगल डेटा जो ये एरे है किस तरह से रेस्पॉन्स करेगा। लेट्स कमेंट आउट दिस कोड, जिससे कि हमें इस कोड के ऊपर जो भी एग्जीक्यूशन टाइम होगा उसके लिए वेट ना करना पड़े। मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। लेट्स रन दिस कोड एंड सी व्हाट हैपेन। तो हमें जो रिस्पांस मिला वो मिला 4.938 मिली सेकेंड्स के अंदर। एक एलिमेंट को सर्च करने के अंदर, इसको लॉक करने के अंदर जो भी टाइम लगा वो ये लगा है। चलिए काम करते हैं, अपना हम साइज इंक्रीज करते हैं और सेकंड इनपुट हमारा इसके अंदर इनपुट कर देते हैं जो कि हमारा है स्मॉल डेटा। स्मॉल डेटा हमने इनपुट किया, सेव किया, ओके। Let's run this. Okay, तो टाइम टेकन इज 4.5891। डेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा डेटा है, तो इसलिए हम टाइम को अभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा डेटा साइज और बढ़ाते हैं, थोड़ा लार्ज डेटा और लेते हैं। हम अब डालते हैं इस डेटा को। तो अब जो हमारा इनपुट डेटा होगा वो लार्ज साइज डेटा होगा, लार्ज साइज एरे होगा हमारे पास में। तो अब चेक कर लेते हैं कि अब परफॉर्मेंस कैसी होगी हमारे फंक्शन की। ओके, थोड़ा सा इसके अंदर टाइम इंक्रीज हुआ। स्टिल हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा डेटा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है हमारी इसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है। सो लेट्स डू वन मोर थिंग। मैं अब यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज डेटा यूज करते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। ये तो बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है, इस वजह से हम थोड़ा सा साइज रिड्यूस करते हैं। दिस इज 1 लाख डेटा। हम 1 लाख, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जिसके अंदर हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं जिसकी लेंथ 1 लाख है, जिसके अंदर हम फिल कर रहे हैं हर एक इंडेक्स के ऊपर बी कैरेक्टर। ठीक है, बी इसलिए कर रहा हूँ, ए इसलिए नहीं कर रहा। अगर ए किया तो क्या होगा, हमारे पास में ये मैच हो जाएगा और ये कंसोल लॉग करता जाएगा, मेरी पूरी स्क्रीन फिल हो जाएगी। हम ये कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे टाइमिंग का, तो इस वजह से हमने बी फिल किया है। तो अब क्या परफॉर्मेंस होगी, लेट्स चेक दैट। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज डेटा लेते हैं, इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमारा कोड जो है कितना टाइम लेता है। इट इज टेकिंग वेरी लेस टाइम। ऐसा क्यों? इसका बेसिक रीजन एक ये भी है, जो हमारे पास में यहाँ पर ये जो कोड रन हुआ है इसने कंसोल लॉग ऐप जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट किया है, इसके अंदर भी कंसोल लॉग एग्जीक्यूट किया है, इसमें भी कंसोल लॉग एग्जीक्यूट किया है। तो कंसोल लॉग एग्जीक्यूट करने का जो टाइम है वो थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर कि हम कुछ भी एग्जीक्यूट ना करें। इन केस अगर इसमें से किसी के भी अंदर ए नहीं होता तब इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम होता तो वो एग्जैक्टली इस तरह से कंपैरेबल हो जाता। फॉर एग्जांपल अभी हम ये देख लेते हैं, तो अभी इसने इतना टाइम लिया। चलो इसको वैलिडेट कर लेते। लेट्स रिमूव ऑल द एज। आई थिंक नो अदर ए इज हियर इन दिस एरे। ओके, ऑल गुड। अब चेक कर लेते हैं हमारे लार्ज डेटा के साथ में, आप कंपेयर कर पाएंगे डिफरेंस इसके अंदर। कंसोल लॉग भी हमारा कुछ नहीं होने वाला है। एग्जीक्यूट करते हैं, इट इज टेकिंग दिस मच टाइम। तो आप समझ गए होंगे जो यहाँ पर ये टाइम बढ़ के आ रहा है वो बेसिकली इस कंसोल लॉग को भी प्रिंट करने में जितना टाइम लगना है उसकी वजह से आ रहा है। तो ये देख पा रहे हैं जैसे जैसे हमारा इनपुट साइज इंक्रीज होता जा रहा है हमारा जो फंक्शन है वो उसी हिसाब से स्लो रिस्पॉन्स करने लग रहा है, क्योंकि ये सिस्टम जो है बहुत हाई एंड सिस्टम है। इसके अंदर ये i9 प्रोसेसर है इंटेल का एंड 16 GB इसके अंदर रैम है। उसके अंदर ये ऐसा परफॉर्म कर रहा है। मे बी आपका सिस्टम हो वो इससे बेटर हो सकता है एंड इससे लेस कॉन्फ़िगरेशन का भी हो सकता है। तो जो बेटर सिस्टम होगा वो इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो और जो लेस कॉन्फ़िगर्ड
होगा वो और पुअर परफॉर्म करेगा। तो हम ये एनालाइज कर पा रहे हैं, ये जो फंक्शन है इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो विद डेटा इंक्रीज होता जा रहा है, बट इसके ऊपर ये भी डिपेंडेंट भी है कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस कैसी है, मेरा सीपीयू कितना फ्री है, मेरी मेमोरी कितनी फ्री है, मेरी एप्लीकेशन के ऊपर इस टाइम पर लोड कितना है, क्या उसके पास कोई और ब्लॉकर्स तो नहीं है। तो बहुत सारे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड हो रही है। तो लेट्स से हम और तुम दो डेवलपर हैं एंड मैं आपके पास आता हूं और मैं आपसे ये कहता हूं कि यार वाओ, मैंने एक कोड जनरेट किया है जो कि फाइंड कैरेक्टर है और वो इतना एफिशिएंट है कि वो 1 लाख रिकॉर्ड्स के अंदर भी अगर उसके अंदर मैं कुछ सर्च करता हूं वो तो ये विद इन 5 मिली सेकेंड के अंदर मेरे पास में वो रिस्पॉन्स लेकर आ जाता है। आप कहते हो कोई बात नहीं, लेट्स मी चेक, मैं अपना फंक्शन चेक करता हूं, और आप भी एक फंक्शन लिखते हैं, आप उसके अंदर देखते हैं और आपका रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो 2 मिली सेकेंड्स के अंदर आ रहा है। आप कहते हैं नहीं यार, आपका कोड अच्छा नहीं है। जब मैंने आपका कोड देखा, आपने भी ऑलमोस्ट सेम कोड लिखा है, सेम फॉर लूप लगाया है, कोई और अदर कंडीशंस नहीं लगाई है, तो आपके सिस्टम ने अलग परफॉर्म किया, मेरे सिस्टम ने पुअर परफॉर्म किया। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन ये था, हो सकता है आपकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो ज्यादा अच्छी हो सिस्टम की, या आपका सिस्टम के ऊपर उस टाइम पर लोड कम हो। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, हमने दोनों ने सेम टाइप का कोड लिखा बट डिफरेंटली परफॉर्म किया। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है। क्यों? क्योंकि इस वजह से हम एक एप्लीकेशन को, हम अपने सिस्टम्स को, हम अपने सॉफ्टवेयर्स को स्केल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर सिस्टम जो है अलग रिस्पॉन्स करेगा, अलग बिहेव करेगा हमारे कोड के साथ में। जैसी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस होंगी उसी हिसाब से हमारा कोड परफॉर्म करेगा। किसी को वो कोड स्लो लग रहा होगा, किसी को वो कोड फास्ट लग रहा होगा। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल सिनेरियोज है। आप देखते हो आजकल जितनी वेब एप्लीकेशन, एपीआई, मोबाइल एप्लीकेशन, ये सब के सब जो हैं हमारी सर्वर्स के ऊपर पड़ी हुई हैं, डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ी हुई हैं। कोई मोबाइल्स के अंदर रन कर रहे हैं, कुछ सर्वर्स के ऊपर रन कर रहे हैं, कुछ अलग टाइप के टूल्स हैं उनके ऊपर रन कर रहे हैं, जिनका एनवायरनमेंट हर सिनेरियो में अलग है। तो अब हर कोई अलग तरीके से बिहेव करेगा, हर कोई अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। आप जिस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हो, आप जिस चीज सिस्टम के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे होते हो, वो सिस्टम अलग होता है। आपका कोड डेफिनेटली सर्वर पर ही जाएगा। आप उसको अपने सिस्टम के हिसाब से कॉन्फ़िगर करके या अपने सिस्टम के हिसाब से एफिशिएंट करके उसको दे रहे हैं, उसको डिलीवर कर रहे हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग इसी बात का है कि आप उस कोड को सर्वर पर डाल रहे हैं और सर्वर उसके ऊपर वहां पर काम करेगा, सर्वर परफॉर्म करेगा। सर्वर किस हिसाब से यूटिलाइज हो रहा है, सर्वर के ऊपर कितना डेटा है, कितना लोड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस सब चीज को ध्यान रखते हुए हमारे पास में एक मैट्रिक की रिक्वायरमेंट आ जाती है, जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक नोटेशंस कहते हैं, जिसके अंदर ही हम ये बिग ओ नोटेशंस के ऊपर बात करते हैं, हम ओमेगा नोटेशंस के ऊपर बात करते हैं, हम थीटा नोटेशन के ऊपर बात करते हैं। बिग ओ फॉर अपर बाउंड, ओमेगा फॉर लोअर बाउंड एंड थीटा फॉर द बेस्ट केसेस। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि हमारा कोई भी कोड या एल्गोरिथम जो है वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर हम उसको एनालाइज करते हैं, कैसे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं। तो आज की डेट में अगर हमें देखा जाए तो टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि जो टाइम एक बार गया वो वापस नहीं आना, इसलिए टाइम सबसे ज्यादा कॉस्टली है आज की डेट के अंदर। ऑल्दो बिफोर सम टाइम स्पेस भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, जो हमारी मेमोरीज थे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए ये दो फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एल्गोरिथम के को एनालाइज करने के लिए। देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है हमारे पास में कंपाइल टाइम ऑफ द प्रोग्राम प्लस रनिंग टाइम ऑफ द प्रोग्राम, कि कंपाइल होने के अंदर इस प्रोग्राम को कितना टाइम लगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये हमारा डिपेंड करता है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, किस तरीके का उसका कंपाइलर लिखा हुआ है। मींस ये एक सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट टाइप ऑफ डिपेंडेंसी है। दूसरा फैक्टर है वो है रन टाइम, रनिंग टाइम कितना है, आपके कोड को चलने का टाइम कितना है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंप्लीटली सीपीयू के ऊपर डिपेंड करता है, कितना सीपीयू टाइम अवेलेबल है, कितना सीपीयू फ्री है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट मीन्स ये हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए दो फैक्टर हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है कि उसका कंपाइल टाइम कितना है और उसका रन टाइम कितना है। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है कि हम कितनी स्पेस यूज कर रहे हैं अपने फंक्शन के अंदर इस कोड को एग्जीक्यूट करने में।
क्या हम कोई एडिशनल स्पेस यूज कर रहे हैं, कोई हम एडिशनल स्पेस ले रहे हैं जो कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर यूटिलाइज। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उस एडिशनल स्पेस के ऊपर डिपेंड होती है, जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस। तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो किस हिसाब से एनालाइज करते हैं। ये डिपेंड करती है जो कंपाइल टाइम है हमारे प्रोग्राम का वो कितना है। ये किसी भी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट होती है, किस इन्वायरमेंट के ऊपर हम कर रहे हैं, कंपाइलर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, क्या सॉफ्टवेयर को। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी है हमारी किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करने के लिए। दूसरी चीज जो फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होती है रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम, जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था। ये बेसिकली सीपीयू टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी सीपीयू अवेलेबल है, कितना लोड है सीपीयू के ऊपर, मेमोरी कितनी है अवेलेबल, पता चले मेमोरी ही नहीं है, रूम टेम्परेचर कैसा है, हमारा रूम टेम्परेचर इतना हाई है कि हमारा सिस्टम अच्छे तरह परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब और इस तरह के जो सिमिलर फैक्टर्स हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है, हार्डवेयर डिपेंडेंट डिपेंडेंसी है। तो आफ्टर दिस हम ये देखते हैं कि हमारी एल्गोरिथमिक जो एनालिसिस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। ये दो तरह की होती हैं। फर्स्ट टाइप होती है एपोस्टरी एल्गोरिथमिक एनालिसिस, जिसको हम रिलेटिव एल्गोरिथमिक एनालिसिस भी कहते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिलेटिव एल्गोरिथमिक एनालिसिस भी कहते हैं। ये डिपेंड करता है कंपाइलर के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर होता है। सबसे अच्छी बात होती है ये एग्जैक्ट होता है, जो इसने बताया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो वही। क्यों वो रहेगी? क्योंकि यार सिस्टम वही है, उसी सिस्टम के अंदर निकाला है, उसी इन्वायरमेंट के अंदर देखा, तो एग्जैक्ट जो टाइम उसने बता दिया वो करेक्ट टाइम है, तो ये एग्जैक्ट होती है। प्रॉब्लम क्या साथ है भाई? हर एक डिफरेंट इन्वायरमेंट के साथ में डिफरेंट बिहेव करेगा। आपका सिस्टम में अलग बिहेव करेगा, मेरे में अलग करेगा, जो हमने भी डिस्कस किया था प्रीवियस एग्जांपल के अंदर कि सेम कोड सेम लूप को चलने में आपके सिस्टम में ज्यादा टाइम ले रहा है या आपके सिस्टम में कम टाइम ले रहा है, मेरे में ज्यादा ले रहा है या किसी और थर्ड पर्सन के में डिफरेंट टाइम ले रहा है। तो हर समय हर एक इन्वायरमेंट में बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन ये वेरी करेगा। दूसरी टाइप की एनालिसिस हमारे पास में होती है वो होती है ए प्रायोरी एनालिसिस। ये एब्सोल्यूट एल्गोरिथमिक एनालिसिस होती है, ठीक है। जनरली हम इसी को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं उसका रीजन समझते हैं। एक तो ये कंपाइलर और हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि कौन सा कंपाइलर यूज कर रहा है, कौन सा हार्डवेयर सिस्टम है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये एक रेंज दे देता है कि विद इन दिस रेंज आपका फंक्शन रन करेगा, इस रेंज को ये क्रॉस नहीं करेगा। इस बात को हम अच्छे से समझेंगे आगे आने वाले एग्जांपल्स के साथ में। ये एक अप्रोक्सीमेट कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के देता है, मींस ये एक रेंज बता देता है। ये बता देता है कि मान लीजिए हमारा एक फंक्शन है जिसकी रेंज ये है कि ये इस बीच में ही रहेगा, इसकी मैक्सिमम जो इसका टाइम लेगा वो इतना लेगा एंड मिनिमम टाइम वो इतना लेगा। ये इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा। जैसे जैसे मेरा इनपुट साइज इंक्रीज होगा हमारे ऑपरेशंस जो हैं वो इस हिसाब से ही इंक्रीज होंगे। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एवरीवेयर सेम रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी किसी अदर फैक्टर्स के। सो विद ड्यू टू ऑल ऑफ दिस एसिम्प्टोमेटिक नोटेशंस हमारे पास में रोल्स में आ जाते हैं। तो जो हमने ये फंक्शन ये समझा है, ये जो ग्राफ समझा है, इसके अंदर ये क्या हो गया, इसके अंदर ये हो गया लोअर बाउंड, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास में अपर बाउंड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अपर बाउंड की हमारा फंक्शन इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा, तो इस अपर बाउंड को हम बेगो बोलते हैं, इस लोअर बाउंड को हम ओमेगा बोलते हैं एंड समवेयर हियर ये जो एक केस होगा इसको हम बेस्ट केस बोलते हैं, जिसको हम थीटा से डोनेट करते हैं। तो फर्दर हम इस ए प्रायोरी एनालिसिस के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। यही हमारा मेन टॉपिक रहेगा। इसी के अंदर हम बिगो नोटेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, हम इसके अंदर ओमेगा नोटेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, हम इसके अंदर बेस्ट केसेस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। हमारा पूरा टॉपिक इसी के अराउंड मूव करेगा। तो इन शॉर्ट हम ये समझ पा रहे हैं कि बिगो क्या है। बिगो एक अपर बाउंड है किसी भी कोड को एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लगना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम दो एल्गोरिथम्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम इस बिगो के बेसिस पे कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसका अपर बाउंड यही रहेगा, इस रेंज के बाहर ये नहीं जाएगी। तो इस बाउंडेड रेंज की वजह से हम दो डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर पाते हैं और क्लियरली ये कह सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो किसी भी इन्वायरमेंट में उसका जो वर्स्ट केस होगा वो बिग ओ ऑफ दिस होगा। तो अपर बाउंड इज ऑल्सो नोन एज द वर्स्ट केस। तो चलिए इस सारी डिस्कशन के बाद जो एग्जाम्पल हमने अभी तक किया है
फाइंड द कैरेक्टर्स, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेट्स गो देयर। तो अब ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा स्टेप कितना टाइम लेगा, ठीक है ना। तो लेट्स से अगर हमारे पास में जो इनपुट साइज है वो है 1, अगर 1 साइज है तो ये तो कोड, ये वाली लाइन कितनी बार रन होगी, एक बार होगी। ये वाली लाइन कितनी बार रन होगी, एक बार होगी। ये वाली लाइन कितनी बार रन होगी, एक बार होगी। ये भी 1 टाइम एंड ये भी 1 टाइम एंड ये भी 1 टाइम। सारा का सारा काम एक ही बार में एक ही स्टेप के अंदर होगा तो सारा का सारा एक कांस्टेंट टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, 1 2 3 4 5 6 यूनिट ऑफ टाइम लगा। तो 6 यूनिट इज अ कांस्टेंट टाइम, तो ऑर्डर ऑफ 6, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 6 को हम इक्विवेलेंट लिखते हैं अपने केस के अंदर। कोई भी कांस्टेंट टाइम जो भी आएगा हमारे पास में, हम कांस्टेंट को ड्रॉप करके ऑर्डर ऑफ 1 ही लिखते हैं। तो अगर हमारे पास इनपुट साइज 1 है, हमारा बहुत छोटा इनपुट है, तो हमारा कांस्टेंट टाइम ही लगेगा उसके अंदर। लेट मी क्लीन दिस एंड रन विद n नंबर ऑफ एलिमेंट। सो लेट्स सी नाउ, अगर हमारा जो इनपुट साइज है अब अगर ये n कैरेक्टर्स हो जाता है, मतलब इसके अंदर हमारे पास में जो एरे का साइज है वो n है, लेंथ उसकी n है। तो अब यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला स्टेप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 1 टाइम होगा, ठीक है। ये वाला स्टेप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, n टाइम होगा। ये वाला स्टेप भी कंपैरिजन कितनी बार होगा, n टाइम हमारे पास होगा। ये वाला कोड कितनी बार रन होगा, जब भी हमारे पास में कंडीशन मैच होगी तो ये रन होगा। इन केस ये कंडीशन हमेशा मैच हो रही है तो ये हमेशा रन होगा। हम हमेशा जब भी बिग ओ नोटेशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो हम हमेशा वर्स्ट केस की बात करते हैं। ये एक बार मैच ना हो, ये हमारे पास में बेस्ट केस होगा, बट हमारे पास में ये कोड हर बार रन हो सकता है अगर हमारा पूरा एरे ए का हो, सेम मैचिंग की का हो, तो इसलिए ये कोड भी हमारा n टाइम रन होगा। ये वाला कोड हमारे पास में रन होगा एक बार और ये वाला कोड हमारे पास में रन होगा। तो टोटल हमारा एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो जाएगा, 1 प्लस में n प्लस में n प्लस में n एंड प्लस में 1 एंड प्लस में 1। तो टोटल इक्वल टू हो गया हमारे पास में 3 प्लस में 3n। इसके अंदर जो n एलिमेंट है ये बहुत ज्यादा है, बहुत हाई नंबर है, तो उसके कंपैरिजन में जो ये कांस्टेंट है हमारा 3, ये बहुत छोटा है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने इस टाइम पर एग्जीक्यूशन होंगे, 3n। ऑल्दो अगर हम 3n प्लस 3 भी बोलते हैं तब भी गलत नहीं है। तो हमारा इस फंक्शन का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, बिगो होगा 3n प्लस 3। ये अल्टीमेटली जब हम इसके बारे में इसके कुछ रूल्स स्टडी करेंगे कि बिगो नोटेशन को रिप्रेजेंट करते टाइम पर हम किस बात का ध्यान रखते हैं, तो ये चीज जो इक्वेशन है हमारी 3n प्लस 3 कन्वर्ट हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n। फंक्शन जो है हमारा ऑर्डर ऑफ n टाइम रन करेगा, इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो ऑर्डर ऑफ n रहेगी। तो इसको एक बार ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जैसे जैसे हमारा इनपुट साइज इंक्रीज होने वाला है, हमारे कितना उस हिसाब से ऑपरेशंस इंक्रीज होने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं, अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, तो अगर हमारे पास में यहाँ पर ऑपरेशंस हैं और यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर n एलिमेंट हैं और हर किसी के लिए एक एग्जीक्यूशन होनी है, एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना है, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन होना है। अगर हमारे पास में एक एलिमेंट होगा तो एक आउटपुट जनरेट होगा, 2 एलिमेंट होंगे तो 2 आउटपुट जनरेट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे तो 3 आउटपुट जनरेट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे 4 आउटपुट होंगे। तो अगर देखा जाए तो इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन जनरेट करता है। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होती है, इसको हम लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। अब ये लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी स्टीपनेस पे हो सकती है, कि हो सकता है वो इस स्टीपनेस पर हो सकता है वो इस स्टीपनेस पर हो, बट इट डजंट मैटर्स। यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ रहे हैं वो लीनियरली बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को हम लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ नोटेशन के अंदर बिग ओ ऑफ n। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और एग्जांपल, और उसके अंदर और थोड़े कॉन्सेप्ट्स को दोबारा ब्रश अप करेंगे और इस चीज को समझेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट। तो हियर इज आवर अनदर एग्जांपल, जहां पर हमारा एक फंक्शन है जो कुछ कर रहा है एंड इसके अंदर एक इनपुट जो लेता है, जो कि एक एरे है जिसकी पर्टिकुलर कुछ लेंथ है, लेट्स से n उसकी लेंथ है। इसके अंदर क्या होता है, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, उस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, फिर एक लूप रन कर रहे हैं जो कि n टाइम रन होगा। इसके अंदर एक फंक्शन है जो वो एग्जीक्यूट होता है। इस फंक्शन की अभी हमारे पास कोई डिक्लेरेशन नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक सिंपल फंक्शन है जो कि कांस्टेंट टाइम के अंदर ही रन हो रहा है। एक और स्टेटमेंट है जहां पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको ट्रू असाइन कर रहे हैं। हम x की वैल्यू को इंक्रीज
इंक्रीज कर रहे हैं, और जब ऐसे ये लूप कंप्लीट होता है हम x की वैल्यू को रिटर्न कर। तो ये हमारा एक सिंपल फंक्शन है। तो चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो हमारी इस लाइन को रन करने के लिए जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल स्टेटमेंट है, ये इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। चाहे इनपुट कितना ही बड़ा हो, ये वाली स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होगी। सिमिलरली जो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, ये वाली स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होगी, तो इसका भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी। फॉर लूप हमारा n टाइम चलेगा, ठीक है। इसकी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n। ये जो फंक्शन है ये हमारे पास में इसकी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी है इनसाइड दिस, जो भी डिफाइन नहीं है यहाँ पर, बट ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा इस लूप की वजह से n टाइम, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। ये स्टेटमेंट भी n टाइम रन होगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। ये भी n टाइम रन होगा, हमारे पास में जो इंक्रीमेंट है ये भी n टाइम रन होगा, तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, ठीक है। एंड इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो ये लाइन है जो ये रिटर्न कर रहा है, ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, इसकी ऑर्डर ऑफ 1 हो। तो अब ओवरऑल अगर देखते हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट की वजह से 1 प्लस में सेकंड स्टेटमेंट की वजह से 1, फॉर लूप की वजह से n टाइम रन होगा, समथिंग एल्स फंक्शन जो है वो भी n टाइम एग्जीक्यूट होगा, फ्लैग भी सेट जो होगा वो n टाइम होगा, उसके बाद जो x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी वो भी n टाइम होगी, एंड फाइनली जो रिटर्न होगा वो 1 टाइम होगा। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, 3 + 4n। ओके, तो टोटल इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस होने वाले हैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में। इसके अंदर जो नॉन डोमिनेटिंग टर्म है 3, इसको हम हटा देते हैं। इसके अंदर जो ये कांस्टेंट है हम इसको भी रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इसकी ऑर्डर ऑफ n होगी। ये जो कॉन्सेप्ट है कैसे हम नॉन डोमिनेटिंग टर्म को रिमूव करते हैं, हम इसको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एंड हम इसके अंदर जो कांस्टेंट रिमूव कर रहे हैं इसको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस। तो इस सब के साथ में हमें दो चीज तो क्लियर हो गई है। एक तो हम ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटीज जो है हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जो ऑपरेशन ओनली एक बार होने हैं हम उसको आइडेंटिफाई करने वाले हैं। अब ये ऑर्डर ऑफ 1 अमाउंट कितना भी हो सकता है। लेट्स से हमारे पास में कोई इक्वेशन है, कोई इस तरह की इक्वेशन बन रही है 3n + 5000। अब ये 5000 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास में फंक्शन के अंदर जो रन हो रही है, बट ये कांस्टेंट है, ये इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा कांस्टेंट है कितना नहीं है। एट सम पॉइंट एट एनी सिचुएशन ये हमेशा ही इस इक्वेशन को सरपास करेगा जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, मान लीजिए एक हमारे पास इक्वेशन है 3n + 10। ये इक्वेशन जब यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 1 होगी इज इक्वल टू y। ओके, तो हमारे पास y कितना होगा, y हो जाएगा 13। जब n की वैल्यू 2 होगी तो y कितना हो जाएगा हमारे पास में 16। n की वैल्यू जब 3 होगी हमारे पास में तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19। जब n की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। तो ये पॉइंट जो यहाँ पर बना, जो हमने यहाँ पर ये देखा 19 एंड 24, आफ्टर दिस पॉइंट हमेशा जो हमारा ये फंक्शन है ये हमेशा बड़ा होगा। यानी कि भले ही हमारा कांस्टेंट कितना हो, कांस्टेंट हमारे पास में भले ही यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू है, बट ये हमेशा इस फंक्शन के थ्रू हम देखेंगे तो ये सम पॉइंट पर आकर इसको कट करेगा ही करेगा। एंड हमेशा ये क्लियर है कि आफ्टर दिस पॉइंट जो ये फंक्शन है हमारा 3n + में 10 हमेशा ही ग्रेटर होगा हमारे कांस्टेंट से। अब ये कांस्टेंट कितना भी ऊपर हो सकता है, मे बी ये यहाँ पर हो, मे बी ये यहाँ पर हो, कहीं पर हो, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये हमेशा इंटरसेक्ट करेगा अगर ये, और हमेशा ही ये विन करेगा इधर। तो इस बात से ये समझ पा रहे हैं कि कांस्टेंट चाहे हमारे पास में कितना भी बड़ा हो, इट डजंट मैटर्स, हम उसको हमेशा उस कांस्टेंट को ऑर्डर ऑफ 1 ही कैलकुलेट करते हैं एसिम्प्टोमेटिक नोटेशंस के अंदर। तो इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पर हम लिख रहे थे 10 ऑपरेशंस, तो इसके लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो हम ऑर्डर ऑफ 10 नहीं लिखेंगे, वो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ 1। सिमिलरली यहाँ पर हम इसको ऑर्डर ऑफ 30 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ऑर्डर ऑफ 1। सिमिलरली हम इसको ऑर्डर ऑफ 40 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ऑर्डर ऑफ 1। तो हम ये क्लियरली समझ पा रहे हैं जो ये हमारे पास में ऑर्डर ऑफ 1 स्टेटमेंट्स हैं ये हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि ये ऑपरेशन फिक्स टाइम ही होंगे। जो हमारे
पास में प्रॉब्लमेटिक एरिया है जिसकी वजह से हमारे पास में प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारे पास में है ये सेक्शन है जिसकी वजह से हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिपेंड करती है। जैसे जैसे इनपुट साइज इंक्रीज होगा हमारा फॉर लूप उतने नंबर ऑफ टाइम ज्यादा चलेगी एंड इसकी वजह से हमारा जो टाइम है एग्जीक्यूशन का वो बढ़ेगा। तो ये चीज हमारे लिए क्लियर हो गई है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 से इंपैक्टेड नहीं होती है, वो ऑर्डर ऑफ n से इंपैक्ट होगी। तो अभी तक हमने ये देखा कि कैसे कैसे जैसे इनपुट का साइज इंक्रीज होता जाता है हमारा जो फंक्शन की परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होती जाती है। अब वो किस रेशो में डिग्रेड हो रही है इस सब चीज को हम एनालाइज करते हैं, उसके अंदर कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, कितने एलिमेंट इंक्रीज हो रहे हैं, उसके रेशो में कितने ज्यादा एलिमेंट हमारे पास में इंक्रीज होते जा रहे हैं एंड कितने ज्यादा ऑपरेशन कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ते जा रहे हैं। तो जितने स्टीप वे के अंदर हमारे ऑपरेशंस बढ़ते जाएंगे उतना ही स्टीपली हमारी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती चली जाएगी जैसे जैसे हमारे एलिमेंट साइज बढ़ता चला जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एसिम्प्टोमेटिक नोटेशंस, बिग ओ नोटेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं बिग ओ के लिए। तो फर्स्ट रूल जो है वो ये है बिग ओ को कैलकुलेट करने के लिए कि जब भी हम बिग ओ कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा वर्स्ट के सिनेरियो को कंसीडर करते हैं। वर्स्ट के सिनेरियो से मतलब क्या है हमारा कि उस फंक्शन को रन करने में मैक्सिमम जितना टाइम लगना है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। हम कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं अप्लाई करेंगे, हम कोई भी बेस्ट केस सिनेरियोस को कंसीडर नहीं करेंगे, इसके अंदर हमेशा वर्स्ट केस ही लेकर चलेंगे। चलो इस बात को एक बार एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब हमने ये जो फंक्शन बनाया था इसके अंदर हम एक मैच चेक कर रहे हैं और उस मैच को कंसोल कर रहे हैं। बट अगर हम यही फंक्शन हम बना रहे होते और इसके अंदर ये होता कि जैसे ही हमें फर्स्ट मैच मिले हम यहाँ से एग्जिट हो जाएं, तो उसके लिए हम कोड के अंदर क्या मॉडिफिकेशन करते, हम कोड के अंदर मॉडिफिकेशन ये लिखते जैसे ही हमारा फर्स्ट कैरेक्टर हमें मिलता है लूप के अंदर एक ब्रेक ऑपरेटर लगा देंगे। जैसे ही उसको फर्स्ट मैच मिलेगा वो ब्रेक स्टेटमेंट रन करेगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो मे बी हो सकता है हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो हो वो ही ए हो और जैसा ही फर्स्ट आइटरेशन हो ये इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और उसके बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एंड लूप इसके फर्दर नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो ये सिनेरियो तो वो हो गया जिसके अंदर ये लूप सिर्फ एक ही बार चला। वर्स्ट केस किस में होगा, जब हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है ही नहीं, इवन अगर हम इस पूरे एरे को चेक करें तो इसमें ए है ही नहीं। इन दिस केस हमें जो ये लूप है पूरा का पूरा एंड टाइम ही रन करना पड़ेगा। तो ऐसे सिनेरियोज भी हो सकते हैं हमारे रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर जब हमारा एलिमेंट एंड तक ना मिले। तो हमको इसी टाइप के सिनेरियोज को ही ध्यान में रखना पड़ता है बिग ओ कैलकुलेट करने के लिए। तो नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि हमारे पास में जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं हम उनको रिमूव कर दें। कांस्टेंट कुछ मैटर नहीं करते हैं हमारे केस के अंदर। अब इस बात को समझने के लिए चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में हो गई लेट्स से 3n एंड दूसरा हमारे पास फंक्शन है फंक्शन 2 जिसकी जो इक्वेशन हमारे पास में हो गई वो है n। तो जब n की वैल्यू 0 होगी तो हमारे फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू भी 0 होगी, सेकंड की भी 0 होगी। जब n की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट की वैल्यू 3 होगी एंड इसकी वैल्यू f2 की वैल्यू हमारे पास में 1 होगी। जब हमारे पास में n की वैल्यू 2 होगी तो फंक्शन f1 की वैल्यू हमारे पास में 6 होगी एंड f2 की वैल्यू 2 होगी। जब हमारे पास में इसकी वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 9 होगी f1 की एंड f2 की वैल्यू हमारे पास में होगी 3। तो चलो f1 के कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जब f1 की वैल्यू 0 होगी, f1 में n की वैल्यू 0 होगी तो उसकी वैल्यू f1 जो आउटपुट देगा वो 0 देगा, तो 0 यहाँ पर मार्क कर देते हैं। जब हमारे पास में n की वैल्यू 1 होगी तो f1 की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा सेकंड पॉइंट। जब यहाँ पर n की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास में f1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट आएगा मेरे पास में। और जब यहाँ पर n की वैल्यू 3 होगी 1 की वैल्यू 9 होगी यहाँ पर, तो चौथा पॉइंट हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। दिस इज f1। चलो f2 क्या करते हैं, f2 के अंदर जाते हैं। जैसे ही हमारे पास में n की वैल्यू 0 होगी तो f2 का आउटपुट हमारे पास 0 आएगा। जैसे ही n की वैल्यू 1 होगी तो f2 का आउटपुट हमारे पास में 1 आएगा। जैसे ही 2 होगी तो उसका आउटपुट भी 2 आएगा। जैसे 3 होगी तो उसका आउटपुट भी 3 आएगा। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से भी हमें एक स्टीप लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये
हमारे पास में f ऑफ 2। ओके, तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? कंक्लूजन हमें ये मिलता है कि चाहे स्टीपनेस कितनी भी हो बट ये एक लीनियर लाइन ही बन रही है। चाहे कितनी स्टीपनेस हो बट हमारे पास में दोनों फंक्शन से लीनियर इक्वेशन ही बन रही है, लीनियर इंक्रीमेंट ही हो रहा है, लीनियर वे में इंक्रीमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से हमारे जो ऑपरेशंस हैं बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहे हैं। ये एक लीनियर वे में इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारे एलिमेंट्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं उसके हिसाब से जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो भी लीनियरली बढ़ रहे हैं, ना कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं और किसी और ऑर्डर के अंदर बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की जो हमारी इक्वेशंस हैं उसको हम ऑर्डर ऑफ एन से ही डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे हम इसके अंदर लिखें ऑर्डर ऑफ 3 ऑफ n या फिर हम लिखें ऑर्डर ऑफ n, बोथ आर इक्विवेलेंट टू ऑर्डर ऑफ n। सो दिस इज द कांस्टेंट जिसकी हम बात कर रहे थे। तो सेकंड रूल यही कहता है ड्रॉप द कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स मैटर नहीं करते हैं, उनको हमें रिमूव कर देना चाहिए। इसके साथ में अगर कुछ और कांस्टेंट इस तरह से भी हो सकते हैं जो इसके साथ में जुड़ा हो, 3 हो, 34 हो, 340 हो, 3400 हो, 34,000 हो, व्हाटएवर कोई भी कांस्टेंट हो, कितना ही बड़ा कांस्टेंट हो, हम इसको भी ड्रॉप कर देते हैं। इसके आगे हम किसी से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम इसको भी ड्रॉप कर देते हैं। ओनली ऑर्डर ऑफ n ही मैटर करता है। तो इस तरह से हमारा सेकंड रूल फिनिश होता है। तो चलिए अब इसके बाद समझते हैं जो हमारा थर्ड रूल है बिग ओ नोटेशंस को कैलकुलेट करने के लिए, वो है डिफरेंट टर्म्स को हमें एनालाइज करना पड़ता है। मींस चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो लेट्स से हमारे पास में एक फंक्शन है जिसके अंदर हम जो है फ्रूट्स इनपुट कर रहे हैं एंड वेजिटेबल्स इनपुट कर रहे हैं। मींस फ्रूट्स एरे एंड वेजिटेबल एरे। ठीक है, लेट्स से देयर आर n फ्रूट्स एंड n वेजिटेबल। जिसके इसके अंदर क्या हुआ, हमारे पास में n फ्रूट्स हैं और n वेजिटेबल है, दोनों के दोनों n हैं। तो क्या होगा, ये वाला लूप जो रन होगा ये कितनी बार रन होगा, n टाइम रन होगा। ये वाला लूप कितनी बार रन होगा, ये भी n टाइम रन होगा। तो टोटल n प्लस n इक्वल टू 2n हो जाएगा, जो कि इक्विवेलेंट है ऑर्डर ऑफ n के बराबर। जो हम देख चुके कि हम कांस्टेंट को ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट रूल सेकंड रूल में जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा हो नंबर ऑफ फ्रूट्स हमारे पास में n है एंड नंबर ऑफ वेजिटेबल हमारे पास में m है, तो अब ये वाला जो लूप रन करेगा, जो हमारा यहाँ पर ये लूप रन कर रहा है, ये n टाइम रन करेगा फ्रूट्स का लूप, और जो हमारे वेजिटेबल्स का लूप है ये रन करेगा m टाइम। अब कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंस हो जाएगी क्योंकि अब हमारे पास में एक लूप रन हो रहा है n टाइम्स एंड दूसरा लूप रन हो रहा है m टाइम। तो ऑर्डर ऑफ o जो होगा वो होगा इसका n प्लस में m। मींस इसकी बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटी होगी n प्लस में m। तो ये एग्जांपल इसलिए लिया गया है कि ज्यादातर इंटरव्यूज के अंदर लोग इस चीज से कंफ्यूज कर देते हैं। वो जो इनपुट्स देते हैं वो डिफरेंट साइज के दे देते हैं हमको, और हम जल्दबाजी के अंदर दोनों को n कैलकुलेट कर देते हैं और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑर्डर ऑफ n बता देते हैं। बल्कि जब इनके साइजेस डिफरेंट होंगे तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n प्लस m होगी, जो कि इस तरह से कैलकुलेट होती है। चलो इसी को फर्दर समझ लेते हैं एक और एग्जांपल के साथ में। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में दो इनपुट्स हैं, वही फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। हम अभी स्टार्ट करते हैं विद n नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड n नंबर ऑफ वेजिटेबल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये लूप है, ये लूप जो है, ये लूप के अंदर एक और लूप। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर फर्स्ट आइट्रेशन ये चलेगा, सेकंड लूप चलेगा n टाइम, फॉर सेकंड आइट्रेशन ये चलेगा n टाइम, फॉर थर्ड आइट्रेशन ये चलेगा n टाइम। तो यानी कि जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी n इंटू n टाइम, मतलब n स्क्वायर टाइम, विच इज इक्विवेलेंट टू बिग ओ ऑफ n स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई है। सेकेंडली समझते हैं, अगर ये हमारे पास में इसके जो डिफरेंट इनपुट्स होंगे, अगर लेट्स से हमारे पास में अब n फ्रूट्स हैं और m हमारे पास में वेजिटेबल्स हैं। इस केस के अंदर जो हमारे पास में फर्स्ट फ्रूट के आइट्रेशन के अंदर चलेगा, कितनी बार वेजिटेबल चलेंगे, m टाइम चलेंगे। सेकंड आइट्रेशन के अंदर कितने टाइम चलेंगे, ये m टाइम चलेंगे। और थर्ड आइट्रेशन के अंदर कितनी बार चलेंगे, ये m टाइम चलेंगे। तो यानी कि अब हमारे पास में कितनी ऑपरेशन हुए हैं, n इंटू में m ऑपरेशन हुए हैं। तो ये इक्विवेलेंट किसके हो गया, हमारे पास में ऑर्डर ऑफ n इंटू m के बराबर हो गया। तो इसकी बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई,
बिग O ऑफ n इंटू m हो गई। तो अब इस चीज को एनालाइज कर पा रहे हैं। तो पहला रूल हमारे पास में ये कहता है कि आप हमेशा वर्स्ट केस को एनालाइज करो। सेकंड रूल हमारे पास में कहता है कि आप कॉन्स्टेंट्स को ड्रॉप कर दो। थर्ड रूल ये कहता है कि आप डिफरेंट टाइप के इनपुट्स को कंसीडर कर लो। तो अब फोर्थ रूल जो कहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट कहता है। फोर्थ रूल कहता है कि जो नॉन डोमिनेटिंग टर्म्स हैं उनको भी ड्रॉप कर दो। तो चलो इस बात को समझते हैं पहले। तो नॉन डोमिनेटिंग टर्म्स को ड्रॉप करने का मीनिंग क्या है? लेट्स से हमारे पास में एक फंक्शन है y। इस y के अंदर क्या हो रहा है? इस फंक्शन के अंदर वैल्यू है n स्क्वायर प्लस n प्लस में 1। ठीक है, तो जब हमारे पास में n इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, n स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 होगी और इसमें 1 प्लस हो जाएगा। जब n की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे n स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, n की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड 1 कांस्टेंट यहीं पर रहेगा। n की वैल्यू जब हमारे पास 3 होगी तो n स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9, n की वैल्यू रहेगी 3 और 1 कांस्टेंट यहाँ पे अभी भी रहेगा। n की वैल्यू होगी 4, की वैल्यू हो जाएगी 16 एंड n की वैल्यू रहेगी यहाँ पर 4 और यहाँ पर हो जाएगी 1। n की वैल्यू 5 होगी जब हमारे पास में तो हो जाएगा 25, इसकी वैल्यू रहेगी 5 और यहाँ पर ये अभी भी कांस्टेंट रहेगा 1। तो इस चीज में जब हम देखते हैं जिस रेशो के अंदर हमारा जो n स्क्वायर है ये इंक्रीज हो रहा है, उस रेशो के अंदर हमारा n इंक्रीज नहीं हो रहा और रादर इसके ऊपर तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा n का। तो कहने का मतलब ये है जब n की वैल्यू जस्ट 5 है तब ये 25 पहुंच गया है, ये 5 ही रह गया है और ये तो 1 ही रहा है। तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस रहेगी जब n की वैल्यू होगी 1.00000, इतनी बड़ी वैल्यू होगी तो यहाँ पर n स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी इसका होल स्क्वायर एंड ये इतना रहेगा। तो यानी कि हमारे पास में इसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहेगी। तो हम इसको काउंट करें या ना करें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसलिए इस कांस्टेंट को हम ड्रॉप कर सकते हैं। कंपेयर टू दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कंपेयर टू दिस, क्या ये टर्म 1 2 3 4 5 6 ये टर्म क्या ये इसके कंपैरिजन में कहीं पर भी आती है? नहीं आती है। तो यानी कि ये भी डोमिनेट नहीं कर पाएगी इसके इंक्रीमेंट के सामने, तो हम इसको भी ड्रॉप कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास में जो इस इक्वेशन के अंदर वर्क कर रही है जो चीज वो है ये n स्क्वायर। तो इसलिए हमारा जो फोर्थ रूल है वो ये कहता है कि जो भी डोमिनेटिंग टर्म है सिर्फ हम उसी को कैलकुलेट करते हैं बिग O कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारी जो इक्वेशन है ये n स्क्वायर प्लस n प्लस में 1, जब हम इसका बिग O नोटेशन निकालेंगे तो इसके अंदर हम डोमिनेटिंग टर्म को यूज करेंगे जो है n स्क्वायर और ये इसका आ जाएगा बिग O। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। चलो अब इसको एग्जांपल में चेक कर लेते हैं और एक फंक्शन रन करके देखते हैं जिसके अंदर हम इस तरह की कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो फोर्थ रूल को एक प्रैक्टिकल फंक्शन के साथ वेरीफाई करके देखते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे होगा। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है वो n है, नंबर ऑफ वेजिटेबल भी हमारे पास में n है। ठीक है, तो हम जब देखेंगे तो ये वाला लूप जो हमारे पास रन होगा वो n टाइम होगा। अब हमें हर स्टेप्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि हम इसके अंदर बिग O लेंगे तो चाहे इसको लें या इसको लें, अल्टीमेटली हम n ही लेंगे उसका। ठीक है, जब इसके अंदर देखते हैं ये लूप इनसाइड लूप है। हमने अभी पढ़ा था कि जब लूप इनसाइड लूप होती है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये वाला लूप भी n टाइम रन हो रहा है, ये वाला लूप भी n टाइम रन हो रहा है, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n स्क्वायर। तो जब टोटल इस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी n प्लस में n स्क्वायर। अब अभी हमने पढ़ा था कि हमें नॉन डोमिनेटिंग टर्म को डिस्कार्ड करना है। तो अब इस इक्वेशन के अंदर नॉन डोमिनेटिंग टर्म है हमारे पास में n, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे और इसको ड्रॉप कर देंगे। इसको ड्रॉप करने के बाद में हमारी जो बिग O कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेजर होगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर के बेसिस पर। तो हमारी इक्वेशन n स्क्वायर प्लस में n विल बी हैविंग अ बिग O कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब यहाँ पर हमने अभी तक हर एक स्टेप वाइज स्टेप सारे फंक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी चेक करके देखी है, डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज को चेक करा है, किस सिनेरियो में कॉम्प्लेक्सिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये हमने देखा है। तो अब ये कॉम्प्लेक्सिटीज को हम एक चार्ट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देख लेते हैं। हमारे पास में एक बिग O कॉम्प्लेक्सिटी चार्ट है। हम इन डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर हम हर किसी फंक्शन का इंक्रीमेंट रेट वर्सेस उसका इनपुट साइज शो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ये दिखा रहे हैं जैसे जैसे हमारे एलिमेंट इंक्रीज होते हैं, हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस उसके अंदर
अंदर कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, और बेस्ड ऑन दैट हम ये कंक्लूजन कर पाए कि कौन सा फंक्शन बेटर है, कौन सी एल्गोरिथम बेटर है। तो चलिए आगे इस चीज को देखते हैं और इस चार्ट पर और एनालाइज करते हैं। सो दिस इज आवर बिग O कॉम्प्लेक्सिटी चार्ट। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन किस तरीके से रिएक्ट करता है जैसे जैसे हमारे पास में एलिमेंट्स उसके अंदर इंक्रीज होते हैं, तो उसके कितने ऑपरेशंस इंक्रीज हो जाते हैं। हम बेसिकली इसके अंदर से ये समझ पाते हैं। तो हम बिग O किस लिए कैलकुलेट करते हैं? इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम एक स्केलेबल एप्लीकेशन बना सकें और हम ये एनालाइज कर सके कि अगर हमारा इनपुट साइज रेगुलरली इंक्रीज होता जा रहा है तो हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज तो नहीं हो रही है, हमारी परफॉर्मेंस डिग्रेड तो नहीं हो रही है, हमारी एफिशिएंसी प्रॉपर मैनेज है कि नहीं है। कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं उस हिसाब से नंबर ऑफ ऑपरेशंस किस हिसाब से वेरी कर रहे हैं। मींस लीनियर इक्वेशन है तो हमारे पास में हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, जैसे जैसे हमारे एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास में ऑपरेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं, बट एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट के अंदर। और वहीं पर अगर हम n स्क्वायर को चेक करें, अगर हम ये देखें इस वाली कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो अगर बढ़ रहे हैं वो बहुत स्टीपली बढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एलिमेंट जो बढ़ रहे हैं। वहीं पर अगर हम देखें n log n देखते हैं, अगर हम n log n के अंदर कंपैरेटिवली इंक्रीज हो रहे हैं बट थोड़े से लेसर स्टीपर वे के अंदर, बट इसके अंदर भी एक स्टीपर वे आ रहा है। log n के अंदर ऑलमोस्ट हम यहाँ पर कांस्टेंट हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एनालाइज कर पा रहे हैं किस तरह से हमारा जो नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज हो रहे हैं जैसे जैसे हमारी जो है एलिमेंट्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। तो व्हाइल डेवलपिंग एन एल्गोरिथम हमें क्या चीज ध्यान रखनी पड़ती है? हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सीलेंट रेंज के अंदर रखें। हमें जनरली इंटरव्यूज के अंदर इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी मान लो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है और हमसे कहा जाता है कि क्या हम इसको और बेटर कर सकते हैं। बेटर करने का मतलब क्या हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं और समवेयर लाइक इस रीजन में कहीं पर हम ला सकते हैं क्या। तो बेटर वे हमारे पास जो भी होगा हम उसको यूज करेंगे अपनी एल्गोरिथम्स के अंदर, या उस कोड को अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद उसको इसको अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं मे बी n log n तक लेकर आए, मे बी ऑर्डर ऑफ n तक लेकर आए, मे बी log n तक लेकर आए, तो हम यहाँ पर इसमें से किसी भी जगह पर ला सकते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप इसको और बेटर वे में कुछ कर सकते हैं, उनका सिंपल कहने का मतलब है क्या आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज कर सकते हैं या नहीं। और उनका कहने का मतलब है अगर उन्होंने कोई भी चीज आपको फेयर स्टेट के अंदर दी है, फेयर रीजन वाला कोड दिया है, मींस ऑर्डर ऑफ n अगर आपको दिया है, तो क्या आप इसको log n में चेंज कर सकते हैं या ऑर्डर ऑफ 1 में चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई है। हमारा भी बेसिकली इसी चीज में फोकस रहता है कि हम अपने कोड को जनरली एक्सीलेंट रेंज के अंदर रखें। एक्सीलेंट रेंज के अंदर जितना कोड हमारे यहाँ पर इस ग्रीन रीजन में रहेगा उतना ही बेटर हमारा परफॉर्म करेगा। येलो रीजन इज समवॉट गुड, हम इस रीजन में रख सकते हैं, ये एक बेटर रेंज है। बाकी जनरली कोशिश करी जाती है हम इसको ग्रीन रीजन के अंदर रखें। हम अपनी एल्गोरिथम्स को इस वे में ऑप्टिमाइज करना पसंद करते हैं। अब एक चीज आप देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास में इनपुट साइज बहुत छोटा है, लेट्स से इनपुट साइज इज 5, 10, 15, 100, 500, ये हमारे पास में अगर इनपुट साइज है तो क्या बिग O में एक्चुअली में वर्क भी करेगा या नहीं करेगा? तो ये नहीं करेगा। बिग O बेसिकली वर्क करता है बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर जहां पर नंबर ऑफ इनपुट्स बहुत हाई हो, ठीक है। क्योंकि छोटी अगर हमारे पास में रेंज देखी जाए तो अगर आप ये रीजन देखते हैं यहाँ पर, अगर आप इस रीजन को देखते हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सबका सेम ही आउटपुट है, ऑलमोस्ट सब बराबर ही है यहाँ पर। तो इस रीजन के अंदर जब सब ऑलमोस्ट सब बराबर है तो यानी कि छोटे नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। वहीं अगर हमारा पास में इनपुट्स जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं और लेट्स से हम यहाँ पर इस वाली एल्गोरिथम को यूज करते हैं, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर को यूज करते हैं और हमारे एलिमेंट्स इंक्रीज होते हैं, तो जब हम कंपेयर करेंगे इसको अदर किसी उसके एल्गोरिथम्स के अंदर तो हम इजीली डिड्यूस कर पाएंगे कि किस एल्गोरिथम को यूज करें। तो अगर लेट्स से यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1000 दिस मच एलिमेंट्स आ रही है। इस केस के अंदर जब हम यहाँ पर n स्क्वायर की वैल्यू देख रहे हैं तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस इसको बहुत ही ज्यादा करने पड़ रहे हैं एज कंपेयर टू जो हमारे पास में कांस्टेंट टाइम में करना पड़ रहा है, या जो हमारे पास में लॉग इन टाइम में करना पड़ रहा है, या जो हमारे पास में लीनियर टाइम में करना पड़ रहा है, या हमारे पास में ऑर्डर ऑफ लॉग इन टाइम में करना
पड़ रहा है। तो अभी तक हमने ये कंक्लूड करा है कि बिग ओ नोटेशंस बेसिकली किस लिए यूज होती हैं, ये कंपेयर करने के लिए यूज होती हैं कि जो हम अपना कोड लिख रहे हैं वो कंपेयर टू द अदर एल्गोरिदम उसकी एफिशिएंसी क्या है, और इसकी रेंज जो है यहाँ से इस लाइन से ऊपर नहीं जाएगी। ये रेंज मैक्सिमम, ये इसका अपर बाउंड है, ये अपने अपर बाउंड से ऊपर नहीं जाएगी। इसका वर्स्ट केस सिनेरियो ये रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कोई भी एल्गोरिथम जो हम लिखेंगे जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n आएगी वो इस रेंज से ऊपर नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है? यानी कि हम इससे ऊपर नहीं भेज रहे हैं उसको, ये मैक्सिमम। तो यानी कि सारी की सारी एल्गोरिथम जो भी जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n है वो एक ही टाइप की एल्गोरिथम है, वो एक ही तरह का सेट है जिसके अंदर एक ही टाइप का हमारे पास में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। तो अब उसको रियल लाइफ के अंदर देख लेते हैं कि जैसे गूगल है, फेसबुक है, अमेज़न है, इंस्टाग्राम है, इस तरह के जो बड़े बड़े ये कंपनीज हैं, इनकी जो एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशंस के अंदर नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा है। अगर वो इस चीज का टेक केयर नहीं करेंगे तो जो इनके यूजर्स हैं ये डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहे हैं और फर्दर भी इंक्रीज होंगे। अगर वो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को चेक नहीं करेंगे और अपने जो एप्लीकेशन जो वो लिख रहे हैं, जो वो कोड लिख रहे हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस नहीं करेंगे, उसको नियर टू इस ग्रीन रीजन में नहीं लेकर आएंगे, तब तक वो मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं रह सकते हैं। इसलिए बिग ओ नोटेशन आपको एज अ नॉलेज आपको पता होना चाहिए इस इंडस्ट्री में रहने के लिए और एक अच्छा कोड लिखने के लिए और एक अच्छी डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशंस करने के लिए अपने पीयर्स के साथ। तो अपार्ट फ्रॉम दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम एक और फैक्टर है जिसको बहुत अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो एडिशनल स्पेस है जो हम यूज कर रहे हैं अपनी एल्गोरिथम के अंदर इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब हमारे एल्गोरिथम के अंदर अगर हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिया है वो सारा का सारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट होता है। चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो चलिए हमारे पास में एक फंक्शन है जिसके अंदर हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करनी है। हमारे पास ये फंक्शन है जो कि फ्रूट्स को एज एन इनपुट लेता है। हमारे पास एक n एलिमेंट्स का एरे है जिसके अंदर n टाइप के फ्रूट्स हैं हमारे पास में। ये एक लूप के अंदर यहाँ पर हम जा रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर देखें तो हमने कोई एडिशनल स्पेस यूज किया है एक्सेप्ट दिस लेट i इक्वल टू दिस, हमने और कोई स्पेस एक्स्ट्रा यूज नहीं किया है। तो इस स्पेस के लिए हमने कितनी मेमोरी यूज करी है? जस्ट 1 मेमोरी स्पेस यूज किया है, जिसको हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1 हमने स्पेस यूज किया है। तो इसका मतलब ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन हम कितने भी करें एप्लीकेशन के अंदर वो कांस्टेंट टाइम ही लेंगे। लेट से हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो हैं हम इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, बट वो कांस्टेंट है, वो नंबर ऑफ इनपुट उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, वो हमारी परफॉर्मेंस को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं। तो चाहे वो 150 वेरिएबल्स हो जो हमने डिक्लेयर करे हैं, बट इनकी अल्टीमेटली जो कॉम्प्लेक्सिटी है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ 1 आएगी। वो क्या आएगी? इसको कहते हैं कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। लेट्स से हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका काम है रिवर्स करना है एरे को। ये भी क्या करता है, हमारे पास में एक फ्रूट्स के एरे का इनपुट लेता है। हम एक एम्प्टी एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, एक लूप रन कर रहे हैं रिवर्स ऑर्डर के अंदर, जिसके अंदर हम अपने फ्रूट को अपने न्यू एलिमेंट के अंदर डाल दे रहे हैं और उस फ्रूट को रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने देखा है कि हमने एक एरे डिक्लेयर किया है, तो इसका साइज कितना होगा? क्योंकि हम लूप को जो रन कर रहे हैं वो n टाइम रन कर रहे हैं इस लूप को, तो ये इसके अंदर भी n एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो यानी कि हमारे पास में जो फ्रूट्स का साइज हो जाएगा वो n हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक स्पेस जो इसने यूज करा n, सेकंड जो स्पेस हमने यूज करा है वो हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने में करा है लेट i, उसकी स्पेस हो गया 1। तो एज कंपेयर टू n 1 बहुत छोटा है तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे, नॉन डोमिनेटिंग स्टेटमेंट्स को हम ड्रॉप कर देंगे। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ऑर्डर ऑफ n। तो इन द एंड हम ये कह सकते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है 4 फैक्टर्स के ऊपर। पहला फैक्टर कि हम कौन से वेरिएबल्स इसके अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसके अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, कितनी हम फंक्शनल कॉल्स मार रहे हैं और कितनी एलोकेशंस कर रहे हैं। तो इन 4 फैक्टर्स के ऊपर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं और बिग ओ नोटेशंस हम उसको यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को। सो हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि बिग ओ नोटेशंस आर यूज्ड
टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ योर एल्गोरिथम। बिगो नोटेशन हम किस लिए यूज कर रहे हैं? किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। और बिगो नोटेशन की नॉलेज हमारे लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी अपने इंटरव्यूज के अंदर, बिकॉज इन ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू जो भी हमारे मैंग कंपनीज या बड़ी कंपनीज होती हैं, इसके अंदर एटलीस्ट एक ना एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है जिसके अंदर हम किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, या फिर वो हमें कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं और हमें कहते हैं कि क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वहां भी हमारे पास में इस कॉम्प्लेक्सिटी का रोल आ जाता है। तो इसलिए हमें बिगो नोटेशन को जानना बहुत जरूरी है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए और किसी अच्छी बड़ी बैंक कंपनी के अंदर लैंड अप। तो इसके साथ अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग डीएस की वीडियोस लेकर आ रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ में, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिले और इंटरव्यूज को आप आराम से क्रैक कर सके। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हमारी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। एज सून एज हमारी कोई वीडियो आएगी आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइमली आ जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।